चारों तरफ रेत, हजारों किलोमीटर तक फैला सूखा इलाका, ना हरियाली, ना नदियां, ना खेती लायक जमीन। और फिर भी ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। ये अजीब बात है, लेकिन यही सऊदी अरब की पहचान है। आज सऊदी अरब के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 15 से 16% है। ये वही तेल है जिसने 20वीं सदी में इस देश की किस्मत पलट दी थी। जहां कभी ऊंटों के काफिले चलते थे, वहां आज कांच और स्टील के शहर खड़े हैं। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज अरबों डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन आज खड़े होकर देखा जाए तो यही तेल सऊदी अरब की ताकत कम और परेशानी ज्यादा बन चुका है। अगर हम पीछे जाएं तो सऊदी अरब कोई नया देश नहीं है, लेकिन दुनिया ने इसे गंभीरता से देखना शुरू किया 1938 के बाद, जब इसके रेगिस्तान के नीचे कच्चा तेल मिला। शुरुआत में ये सिर्फ एक खनिज खोज थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही खोज आने वाले दशकों में पूरी वैश्विक राजनीति को हिला देगी। असल मोड़ आया 1973 में। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा था। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हो गया। इसके जवाब में अरब देशों ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तेल को हथियार बना दिया। तेल की सप्लाई घटाई गई, दाम 4 गुना तक बढ़ गए। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं और उसी समय सऊदी अरब अचानक दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाने लगा। तेल से बहुत ज्यादा पैसा आने लगा, इतनी तेजी से कि देश को इसे संभालने का अनुभव ही नहीं था। सरकार के पास पैसा था तो उसने लोगों पर खर्च करना शुरू कर दिया। शिक्षा मुफ्त कर दी गई, इलाज मुफ्त कर दिया गया, पेट्रोल सस्ते दाम पर मिलने लगा और ज्यादातर लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने लगी। आज भी 2026 में सऊदी अरब के बहुत से नागरिक सीधे सरकार पर निर्भर हैं। करीब 65 से 70% सऊदी नागरिक सरकारी नौकरियों में काम करते हैं और सरकार की आमदनी का करीब 70 से 75% हिस्सा अब भी तेल से आता है। यही वो बिंदु है जहां समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब एक देश की पूरी व्यवस्था, नौकरियां, बजट, सब्सिडी, योजनाएं सिर्फ एक ही संसाधन पर टिकी हों, तब वही संसाधन ताकत नहीं, कमजोरी बन जाता है। ये बात 2014 में साफ दिखी। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम अचानक गिर गए। एक बैरल तेल $100 से फिसलकर $40 से $45 तक आ गया। सऊदी अरब, जो खुद को सुरक्षित समझता था, अचानक झटके में आ गया। सरकारी बजट घाटा जीडीपी के लगभग 15% तक पहुंच गया। सरकार को पहली बार बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ा। नागरिकों की औसत आय में करीब 20% तक गिरावट देखी गई। ये सिर्फ आर्थिक झटका नहीं था, ये चेतावनी थी। संदेश साफ था, अगर तेल डगमगाया तो पूरा देश डगमगाएगा। इसी डर ने 2016 में एक बड़ा फैसला करवाया। तब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सामने आए। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि सऊदी अरब अब तेल पर निर्भर नहीं रह सकता। और यहीं से जन्म हुआ विजन 2030 का। विजन 2030 का मकसद सीधा था, तेल पर निर्भरता कम करनी है, नई अर्थव्यवस्था बनानी है। योजना के मुताबिक तेल का योगदान जीडीपी में 80% से घटाकर करीब 30% तक लाना था और नॉन ऑयल रेवेन्यू को कई गुना बढ़ाना था। इसके लिए सऊदी अरब ने $400 अरब से ज्यादा निवेश का ऐलान किया। पर्यटन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी, हर जगह पैसा लगाया जाने लगा। दुनिया को दिखाया गया कि सऊदी अरब बदल रहा है, लेकिन बदलाव जितना बड़ा था, जोखिम उससे भी बड़ा था, क्योंकि ये पैसा किसी जादू से नहीं आया था। ये वही पैसा था जो दशकों तक तेल बेचकर बचाया गया था। फॉरेन रिजर्व्स। कुछ साल पहले तक सऊदी अरब के पास करीब $750 अरब का विदेशी भंडार था, जो आज घटकर लगभग 400 से 450 अरब डॉलर के आसपास रह गया है। मतलब साफ है, देश अपनी बचत खा रहा है। और इसी बीच आया सबसे विवादास्पद प्रोजेक्ट नियोम। नियोम को भविष्य का शहर कहा गया। एआई से चलने वाला सिस्टम, जीरो कार्बन, फ्लाइंग टैक्सी और उसका सबसे चर्चित हिस्सा द लाइन। 150 किलोमीटर लंबा सीधी रेखा में बसा शहर, 500 मीटर ऊंचाई, ना कार ना सड़क। सुनने में ये भविष्य लगता था, लेकिन जब लागत सामने आई तो हकीकत दिखने लगी। नियोम की अनुमानित लागत बताई गई $1.5 ट्रिलियन।
ये रकम इतनी बड़ी है कि कई विकसित देशों का सालाना बजट भी इससे कम है। 2024-2025 तक आते आते सऊदी अरब को मानना पड़ा कि ये योजना जमीन पर उतारना आसान नहीं है। द लाइन का शुरुआती हिस्सा 170 किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर तक सीमित कर दिया गया। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या ये विकास है या सिर्फ दिखावा? क्योंकि उसी समय सऊदी अरब का कर्ज बढ़ रहा था, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बढ़ रहा था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अब सऊदी की आर्थिक स्थिरता पर पहले जितना भरोसा नहीं रहा। और सबसे बड़ी चिंता भी बाकी थी, तेल। आज दुनिया तेजी से क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। अमेरिका, यूरोप और चीन तीनों ने आने वाले वर्षों में कार्बन नेट जीरो टारगेट्स तय कर रखे हैं। यही 3 देश दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक भी हैं। मतलब ये कि आने वाले समय में तेल की मांग बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। अगर तेल लंबे समय तक $90 प्रति बैरल से नीचे रहा तो विजन 2030 का पूरा गणित बिगड़ सकता है। और यही वो सच्चाई है जिससे सऊदी अरब भाग नहीं सकता। जब भी सऊदी अरब के भविष्य पर सवाल उठता है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, नॉर्वे। क्योंकि नॉर्वे भी तेल पर निर्भर देश है। वहां भी तेल है, पैसा है और समुद्र के नीचे भंडार हैं। फिर भी नॉर्वे आर्थिक रूप से सुरक्षित है। वहां ना तेल का डर है, ना भविष्य की घबराहट। और सऊदी अरब, जिसके पास नॉर्वे से कई गुना ज्यादा तेल है, वो आज अस्थिर क्यों दिखता है? इस सवाल का जवाब तेल में नहीं, सिस्टम में छुपा है। नॉर्वे ने जब तेल से कमाई शुरू की तभी एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने तय किया कि तेल से आया पैसा रोजमर्रा के खर्च में नहीं झोंका जाएगा, उस पैसे को भविष्य के लिए बचाया जाएगा। यहीं से बना नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड। आज इस फंड की वैल्यू लगभग $1.6 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी निवेश फंड है। इस फंड से नॉर्वे सरकार हर साल अपने बजट का लगभग 20 से 25% हिस्सा निकालती है। मतलब ये कि नॉर्वे की सरकार तेल के बिना भी चल सकती है। वहाँ की शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं, बुजुर्गों की पेंशन सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात, सरकार जवाबदेह है। अगर कोई योजना गलत होती है तो सवाल पूछे जाते हैं, अगर पैसा बर्बाद होता है तो जिम्मेदारी तय की जाती है। अब सऊदी की तरफ आइए। सऊदी अरब ने भी तेल से अरबों डॉलर कमाए, लेकिन वो पैसा उसी समय खर्च होता गया। महंगे महल, राजसी जीवन, बिना टैक्स के फायदे और जनता को ऐसी सुविधाएं जिनका कोई स्थायी सोर्स नहीं था। सऊदी अरब में टैक्स सिस्टम बहुत देर से आया। 2020 से पहले वहां वैट लगभग नाम मात्र का था और आज भी सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा तेल से ही आता है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि सऊदी अरब में सत्ता सिर्फ एक जगह है, राज परिवार के पास। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं होते, वहाँ सरकार से सवाल पूछने की आजादी नहीं है। इसका असर सीधे आर्थिक फैसलों पर पड़ता है। जब कोई योजना बनती है तो वो जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि सत्ता की छवि के हिसाब से बनती है। नियोम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नियोम को भविष्य का प्रतीक बताया गया, लेकिन आज ये साफ हो चुका है कि इस प्रोजेक्ट की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी है। इसके कई कारण सामने आए। पहला, लागत बहुत ज्यादा। दूसरा, निवेशकों का भरोसा कम होना। तीसरा, जमीनी हकीकत। विदेशी कंपनियां टेक्नोलॉजी लाने को तैयार हैं, लेकिन स्थायी रूप से निवेश करने से डरती हैं, क्योंकि वहां कानून बदलने का अधिकार सिर्फ सत्ता के पास है। आज जो नियम है कल वही नियम नहीं भी हो सकता। 2024-2025 में कई विदेशी निवेशकों ने सऊदी अरब में निवेश को लेकर सतर्क रुख अपनाया। ये बात साफ दिखाई दी जब सऊदी अरब का क्रेडिट रेटिंग आउटलुक बार बार नेगेटिव जोन के पास गया। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का बढ़ना ये बताता है कि मार्केट अब सऊदी अरब को पहले जितना सुरक्षित नहीं मान रहा। इसी बीच सरकारी खर्च बढ़ता ही जा रहा है। विजन 2030 के प्रोजेक्ट्स, महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं, सब कुछ पैसे मांगता है, लेकिन पैसा आ रहा है तेल से, और यही सबसे बड़ा खतरा है। 2026 में दुनिया जिस दिशा में जा रही है, वहां तेल अब भविष्य का ईंधन नहीं रह गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से बढ़ रही हैं। यूरोप में पेट्रोल और डीजल कारों पर बैन की तारीखें तय हो चुकी हैं। चीन रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा निवेशक बन चुका है। अमेरिका भी क्लीन एनर्जी सब्सिडीज बढ़ा रहा है। मतलब साफ है, तेल की मांग स्थिर नहीं रहेगी, और अगर मांग घटी तो कीमत भी दबाव में रहेगी।
सऊदी अरब की समस्या ये नहीं है कि उसके पास तेल खत्म हो जाएगा, समस्या ये है कि तेल बिकेगा या नहीं। अगर आने वाले वर्षों में तेल खरीदार कम हो गए तो सऊदी अरब के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो कर्ज पर देश चलाए या फिर खर्च काटे। और खर्च काटने का मतलब क्या होता है? सब्सिडी कम होगी, सरकारी नौकरियां घटेंगी, मुफ्त सुविधाएं खत्म होंगी। यही वो बिंदु है जहां सामाजिक दबाव पैदा होता है। अब तक सऊदी जनता को सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ मिलता रहा, लेकिन अगर ये सिस्टम टूटा तो पहली बार जनता को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और यही वो चीज है जिससे सत्ता सबसे ज्यादा डरती है। इसीलिए बदलाव आधा अधूरा है, इसीलिए विजन 2030 की बातें बड़ी हैं, लेकिन जमीनी असर सीमित दिखता है। नॉर्वे ने भविष्य को पहले सुरक्षित किया, फिर विकास किया। सऊदी अरब ने पहले चमक दिखाई, अब भविष्य बचाने की कोशिश कर रहा है। और यही फर्क आने वाले समय में तय करेगा कि कौन स्थिर रहेगा और कौन डगमगाएगा। 2026 में सऊदी अरब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। तेल अब भी है, पैसा अब भी है, लेकिन भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। विजन 2030 को शुरू हुए लगभग एक दशक होने वाला है और अब समय आ गया है जब नतीजे दिखने चाहिए। शुरुआती सालों में दुनिया ने सऊदी अरब को गंभीरता से लिया, पर्यटन बढ़ा, महिलाओं को काम करने की ज्यादा आजादी मिली, मनोरंजन इंडस्ट्री आई, कंसर्ट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। लेकिन 2026 तक आते आते एक बात साफ दिखने लगी है, ये बदलाव सतह पर है, सिस्टम के अंदर नहीं। पर्यटन से पैसा आ रहा है, लेकिन वो तेल की कमी को भरने लायक नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन अभी वो आय देने वाला इंजन नहीं बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन उससे स्थायी नौकरियां कम निकल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या अभी भी वही है, सरकारी खर्च। सऊदी अरब का खर्च आज अपने उच्च स्तर पर है। विजन 2030 के प्रोजेक्ट, नियोम जैसे महंगे प्रयोग, डिफेंस खर्च और सामाजिक योजनाएं, सब कुछ एक साथ चल रहा है, लेकिन आमदनी का सोर्स अब भी सीमित है। तेल की कीमत आज अस्थिर बनी हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन लंबे समय के लिए कोई स्थिरता नहीं। और यही अनिश्चितता निवेशकों को डराती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आज सऊदी अरब को एक मौके की तरह देखते हैं, लेकिन भरोसेमंद ठिकाने की तरह नहीं, क्योंकि वहां नियम बदलने में देर नहीं लगती। आज कोई सेक्टर खुला है, कल उस पर नई शर्तें लग सकती हैं। यही वजह है कि बड़े टेक और इंडस्ट्रियल प्लेयर्स पूरी तरह से दांव लगाने से बचते हैं। इसके साथ ही एक और समस्या उभर रही है, जनसंख्या। सऊदी अरब की आबादी तेजी से बढ़ रही है और युवा आबादी ज्यादा है। आज देश की बड़ी जनसंख्या 30 साल से कम उम्र की है। ये वही वर्ग है जो नौकरी चाहता है, स्थिरता चाहता है और भविष्य देखना चाहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा जितनी सरकारी सेक्टर पहले करता था। सरकार भी अब हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती। तेल की कमाई अब उस स्तर पर नहीं रही। ये एक खामोश दबाव है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सऊदी अरब के सामने दो बिल्कुल साफ रास्ते हैं। पहला रास्ता कठिन है लेकिन टिकाऊ है। इसमें सत्ता को कुछ नियंत्रण छोड़ना होगा, कानूनों को स्थिर बनाना होगा, निवेशकों को भरोसा देना होगा कि नियम नहीं बदलेंगे और जनता को सिर्फ सुविधाएं नहीं बल्कि हिस्सेदारी देनी होगी। इस रास्ते पर चलने का मतलब है धीमा बदलाव, कम चमक लेकिन मजबूत नींव। दूसरा रास्ता आसान दिखता है लेकिन खतरनाक है। तेल की बची कुची कमाई को खर्च करते रहना, महंगे प्रोजेक्ट्स से दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश और ये उम्मीद कि कीमतें फिर से ऊपर चली जाएंगी। ये रास्ता कुछ सालों तक चल सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। 2026 के बाद ऊर्जा की दिशा साफ है। तेल अब राजा नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक विकल्प रहेगा। और जिन देशों ने समय रहते खुद को नहीं बदला वो पीछे छूट जाएंगे। सऊदी अरब के पास अभी भी संसाधन है, पैसा है, लोकेशन है और युवा आबादी है, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर सत्ता ये मान ले कि आर्थिक बदलाव बिना सिस्टम बदले नहीं आता तो सऊदी अरब एक नई कहानी लिख सकता है। लेकिन अगर बदलाव सिर्फ इमारतों और इवेंट्स तक सीमित रहा तो इतिहास खुद को दोहरा देगा। तेल के कुएं तब भी भरे होंगे लेकिन दुनिया आगे निकल चुकी होगी और तब सऊदी अरब को ये समझ आएगा कि असली संकट तेल की कमी नहीं था बल्कि समय की पहचान ना कर पाना था।
आने वाले 10 साल ये तय करेंगे कि सऊदी अरब एक सफल परिवर्तन की मिसाल बनेगा या फिर एक चेतावनी, एक ऐसी चेतावनी जिसे दुनिया याद रखेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।